अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा सलीम सिद्दीकी। आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत, मईशत और सूबाई सतह के इंतजामी मामलात में एक साथ कई अहम पेशरफ सामने आई हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों की सियासी सिमत को मजीद वाज़ेह कर दिया है। वफाकी वज़ीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम में बुनियादी नोयत के मामला ज़ेर गौर हैं। उनका मजीद कहना था कि अफवार पाकिस्तान से मुतालिक किसी शिक पर गौर नहीं किया जा रहा, जबकि NFC अवार्ड आबादी और पानी की तकसीम और दीगर आईनी और इंतजामी उमूर पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस है। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि वोटर्स की कम अज कम उम्र पर भी नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से अहम इशारे देते हुए कहा कि हुकूमत टैक्सेस में कमी, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। तमाम तरक्याती बजट महदूद वसाइल के बायस तकरीबन 1125 अरब रुपए तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी दौरान IMF अहदाफ के तहत हुकूमत ने रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का भी फैसला किया है, ताकि सेल्स टैक्स आमदनी में इजाफा किया जा सके। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला की अहम मुलाकात हुई, जिसमें गंदम की तरसील, CNG की बंदिश और अमन अमान समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आए। गवर्नर ने इन इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए गरीब तबके पर बोझ करार दिया। नाज़रीन, ये तमाम पेशरफ जाहिर करती हैं कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ आइनी इस्लाहात बल्कि मौशी फैसले भी मुल्की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा MKM पाकिस्तान नसीर अहमद साहब ने और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मियां गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। गौस साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी और सवाल मेरा ये है कि अगर 28वीं आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी है तो इस पर पहले कौमी सतह पर खुलकर बहस क्यों नहीं की गई, और अगर ये तरमीम अवामी मफाद में है तो इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी तक क्यों नहीं सामने आई हैं? देखो जी, 28वीं तरमीम भी ज़ेर बहस है और उसके बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तो मुख्तलिफ सियासी पार्टी के दरमियान ये मशावरत जारी है। जब भी कोई मैक्सिमम कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, अवाम भी डिस्कस कर लेंगे, पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी। तो जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होता कुछ चीज़ों पर, उसको सामने लाने से मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी और कंफ्यूजन फैलेगी, सियासी बेयकीनी फैलेगी। तो उसमें लार्जर कंसेंसस के लिए मशवरे जारी हैं, सबक एक दूसरे से शेयर किए जा रहे हैं और उन पे कोई एजुकेशन के मतलब है, हेल्थ के मतलब है, इसी तरक्याती प्रोग्राम के मतलब है, NFC अवार्ड है, उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो उस पर जब तक वो कंसेशन डेवलप नहीं हो जाता तो सामने नहीं आएंगी। और जब कंसेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो कौमी असम्बली जो है और सेनेट जो है, कौमी ये अवाम की नुमाइंदा जमात है, ये अवाम की नुमाइंद होते हैं, ये लाखों वोटरों के से मुंतखब होके आते हैं। फिर ज़ाहिर है, फिर जब कंसेंसस हो जाएगा मेन पॉइंट्स पे तो फिर उसकी नोक पर संवारने के लिए फिर कौमी असम्बली में बहस की जाएगी, अपोजिशन भी बहस में से लेगी, हुकूमत भी लेगी और कोई इंशाल्लाह उसका अच्छा निकल आएगा। तो ये जो वोटर्स की उम्र की बात की जा रही है 18 से 25 साल तक की, इस बात की आप कोई तरदीद करेंगे? ये बात ज़ेर बहस है। उम्र की मेरे ख्याल में कुछ ये 18 से, ये तो मेरे ख्याल मुशर्रफ के दौर में 18 हुई थी। एक ख्याल ये है कि शायद 21 साल की जाए, 25 तो बहुत नहीं, 21 का शायद उस पे पार्टियां शायद राजी हो जाए 21 पे। 18 पहले, क्योंकि पहले 21 थी, फिर मुशर्रफ ने 18 कर दी, अब दोबारा के उसकी 21 साल की उम्र के जो है वो, तो ये एक तजवीज़ है। उस कौमी असम्बली में इस पर बहस होगी और ज़ाहिर है जब बहस होगी तो 2/3 मेजॉरिटी से इसमें तरमीम कर दी जाएगी। लेकिन अभी इस पे कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका कि 20 होने चाहिए, 21 होने चाहिए, 22, 23 जो भी है। ज़ाहिर है कोई दरमियानी सूरत हाल होगी जब, तो उस पर बारह ये एक चीज़ सामने आ रही है, जरा ऐसे हमें पता चला है कि वोटर की उम्र में कुछ शायद तब्दीली हो जाए। अभी इस पे कोई फाइनल नहीं है। हाँ जी, तो बाकी जो है मैंने बात की है उसकी बजट की, बिल्कुल बजट एक फ्रेंडली बजट हो जाए होगा और तनख्वाहदार तबके पे 5 से 10% जो है उसको टैक्स से रिलीफ दिया जा रहा है। तो हुकूमत जितनी मैक्सिमम जो है वो रिलीफ दे सकती है,
बस देखो ना, आप जैसे पाकिस्तान की मीशत कोई संभली थी और बीच में देख फिर ईरान और अमेरिका जंग शुरू हो गई, जी। जिसकी वजह से हमारा जो मतलब ज्यादा जो पेट्रोल डीजल वगैरह सारे आते हैं, कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और फिर ये ज़ाहिर बिजनेस भी वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो भी तो कम हो गई, बाहर से रेमिटेंस भी थोड़ी कम हो गई। तो हम्म। हमें जो IMF जो किस्त देनी है तो उसमें थोड़ा हमें वो बजट डेफिसिट फंसा रहा था। IMF कहता था कि ये पूरा करो, इसलिए तो टैक्स वो पेट्रोलियम पे टैक्स लेवी थोड़ी बढ़ाई गई है। तो ये चीजें हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जून महंगाई भी कमी होगी और हम जो टैक्स कलेक्शन का अहदाफ है वो भी पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। नसीर अहमद साहब, आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप लोग को एतमाद में लिया गया है इस 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और आप लोग की पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखो अलीशा, बात दरअसल ये है कि मसला 18वीं तरमीम नहीं है। मसला ये कि 18वीं तरमीम में जो खैरात वफात के फर्द वाहिद सूबों के भी गए थे, वो बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के फर्द वाहिद ने भी मुस्लिम सतह पर मुंतकिल नहीं किए। फिर हमारे लिए आयन मुकद्दस है। जब इस आयन मुकद्दस में 18वीं तरमीम हो सकती है, तो 18वीं तरमीम में जो इंसानों की है ना, इसलिए उन्हें बनाई गई, उसकी भी इस्लाह या मजीद बेहतरी हो सकती है। देखिए 28वीं तरमीम जो आप अब बिल्कुल होनी चाहिए, खासकर हमसे 26वीं आईनी तरमीम से भी कहा गया, और क्या नाम है 26वीं तरमीम के जब अभी ये वादा किया गया था, फिर लोकल बॉडीज से मुताल्लिक तरमीम को शामिल किया गया था। जो 26वीं तो 28वीं तरमीम नागुरेज नहीं है, ये पूरे मुल्क की बका का मसला है, ये तमाम बलदियाती इदारों का मसला है। देखिए जो मसाइल में हम तो समझते हैं 28वीं तरमीम क्यों जरूरी है, जो मसाइल एक लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनको पता होगा, वो सूबे के वज़ीर को नहीं पता होगा। आप इस चीज को माने या ना माने, ये सिंध हुकूमत की डटाई पर अड़ी हुई है। जब 18वीं तरमीम जब हो रही है, 28वीं हो रही है, तो इनका मसला क्या है, इख्तिलाफ निचली सतह पर लाने में इनको कोई मजाका क्या है, क्यों इस चीज से डर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, सूबे के साथ दुश्मनी है, कराची के अवाम के साथ दुश्मनी है। ये एक ऐसा अमल है जिससे जो मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो दूसरी से तो आम आदमी से मुस्तफिद हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 28वीं तरमीम हो, 27वीं हो, 26वीं हो, उसमें जो हमारे एमपीओ के जो जायज मुतालबात है, उसमें कोई भी जमात पीपी के तमाम जमातें की हिमायत करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 28वीं तरमीम आएगी और उसके जो हमारे एजेंडे हैं उस पर भरपूर तारीफ मिलेगी इंशाल्लाह। सर, बजट लाने की भी बात हो रही है और अवाम दोस्त बजट लाने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, अभी जो बजट पेश किया जाएगा वो अवाम दोस्त होगा? हाँ बिल्कुल अलीशा, बात तो सही है कि हर बजट में एक आम आदमी इस उम्मीद के साथ बैठा होता है कि शायद हमारे के जो जख्म है उन पर मताशी ना हो। बदकिस्मती से ये है कि हम पाकिस्तान हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मैं समझता हूँ इस बार अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो अवाम को सहूलत दे, और ये इस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि इंशाल्लाह अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। अगर नहीं होता, हम वफाक हो चाहे सूबा हो, हम उस पर अपनी भरपूर आवाज उठाएंगे और लोगों को फैसिलिटेट करने की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और बीइंग अपोजिशन पार्टी, हम सिंध में भी हम ये कहते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमने जिस तरह उन्होंने 3400 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, वो कहाँ लगे? आज तक उनका कोई इजलास नहीं हुआ, इनके ऊपर अच्छा की बैलेंस नहीं है। अवाम दुश्मनी यानी दुश्मनी जो बजट था हमने उसको मुस्तरद भी किया था, लेकिन वही धाक के पार्ट सिंध हुकूमत कभी अपनी डटाई पे अड़ी रहती है, कभी नहीं मानती अपनी गलती, और लोग बेचारे आम आदमी सफर कर रहा होता है। और मैं ये समझता हूँ आज इस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि इंशाल्लाह अवाम दोस्त बजट आएगा। तो ये गौस साहब, अगर इत्तेहादी जमातों में मुकम्मल इत्तेफाक राय ना बन सका, फिर भी हुकूमत इस तरमीम को लाने का रिस्क लेगी? देखो, अगर लेट हो रही है तो उसकी वजह ये है कि इत्तेहादी राजी नहीं हो रहे। ठीक है, तो अगर इत्तेहादी को नाराज किए बगैर करनी तो हम कब की हो चुकी होती। पहले मुख्तलिफ डेट्स भी आ चुकी हैं कि 6-7 जून से पहले हो जाएगी, ताकि बजट में उसके लिए पैसे रखे जा सके। देखो इस वक्त तो सारी जीतें हुकूमत में, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM, सारी ये चोर सियासी जमातें हैं। ठीक है ना, कभी इस इख्तिलाफात को एक टेबल में बैठ के हल करने वाली हैं। किसी जगह सियासी मतलब किसी चीज को सियासी अना का मसला नहीं बनाते, और यही हमारे और PTI में फर्क है कि हम मुल्क चलाना है
मुआशरे को साथ लेके चलना है, सोसाइटी को साथ लेके चलना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और कुछ लो और कुछ दो के हिसाब से काम चलता है। तो अगर तरमीम करनी होती उनकी मशावरत के बगैर कि उनकी मर्जी के बगैर तो वो कब के कर चुके होते। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि बैक डोर डिप्लोमेसी के जरिए मशावरत शुरू है, जिस तरह आपकी MQM के मेरे भाई ने नसीर साहब है कौन है जिन्होंने किए बलदियाती इदारों को इख्तलाफात जो को एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो इस हक में है कि उसका आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, 4 साल बाद 5 साल बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, इस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं, हम इस हक में हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको हम मना रहे हैं ताकि उस पे सर कुछ बिल्कुल ऐसी ये 73 का आइन और 18वीं तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको अपनी कामयाबी समझती है, तो हुकूमत उसको कैसे मनाएगी पीपल्स पार्टी को? नहीं मनाए, देखो 18वीं तरमीम में अब सूबे हुए, लेकिन इख्तियारात ये था ना कि सूबों को आएंगे, सूबे आके जाके डिस्ट्रिक्ट में आएंगे या लोकल बॉडीज को आएंगे, लेकिन सूबों को तो सारे वफाक ने इख्तियारात दे दिए, फंड्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन जो नीचे जो है ना वो पूरे इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए किसी सूबे में। मैं ये भी अपनी पंजाब की या सिंध की बात नहीं करता, तमाम सूबे। तो इसके लिए कोई होमवर्क की ज़रूरत है। इन इदारों को जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़, मैं तो इस ज़ाती तौर पर इस हक में हूँ कि इसकी इनको बिल्कुल आईनी हक में कवर मिलना चाहिए और बलदियाती इदारों को इख्तियारात होना चाहिए, फंड होना चाहिए और वक्त पे होने चाहिए। जो ही 4 साल या 5 साल का अर्सा पूरा हो तो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये बलदियाती इदारे मजबूत नहीं होंगे लोकल सिस्टम जो है हमारा कामयाब नहीं हो सकता। लोगों के मसाइल तो गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं, नालियों के, गलियों के, सड़कों, छोटी मोटी सड़कों के, और जब तक बलदियाती इदारे जो है वो इन पावर नहीं होंगे तो ये कैसे होंगे। तो मैं तो इस हक में हूँ कि उनके इख्तियारात मिलने चाहिए और फंड भी मिलने चाहिए और वो क्योंकि उस इलाके का जो नुमाइंदा है वो अच्छे तरीके से खर्च कर सकता है अवाम की बेहतरी के लिए। मसाइल जो उनका काउंसलर है या चेयरमैन है यूनियन का, इधर बेहतर मसाइल को समझ सकता है। पंजाब में या लाहौर में बैठा लोग तो नहीं समझ सकते। तो इसलिए बलदियाती इदारों को जब तक हम नहीं करेंगे, असल मसला ये है, ये हमारे MP साहबान है या MNA साहबान है, वो समझते हैं कि जो बलदियाती इदारे का चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन जाता है नेक्स्ट इलेक्शन में वो हमारे सामने फिर आ जाते हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा होती है। तो इस वजह से वो है ना, उनको ज्यादा वो भी डिस्करेज करते हैं बलदियाती इदारों को। अब मैं पंजाब में ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वही चला रही है बलदियाती, उनके पास इतने काम होते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि बलदियाती इदारों की तवज्जो दे सके, तो लोगों की ये मसाइल का शिकार होते हैं। तो अच्छा था कि ये कि साथ साथ इलेक्शन हो, इलेक्शन हो जाए और इख्तियारात इनको मुंतकिल किए जाएं, फंड्स किए जाएं, बल्कि वो जो बलदियाती इदारे अपने फंड खुद भी जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह जो टैक्सेस हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, बाजार के टैक्स हैं, एक्साइज टैक्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे वो अपने इदारे को आप खुद चला सकते हैं और हुकूमत को उसको इनकरेज करना चाहिए। तो बहरहाल एक हमारी तो तजवीज़ है कि पीपल्स पार्टी भी मान जाए और इसको कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया जाए, और मेरे ख्याल में हो जाएगा। कोई समझ नहीं आती किस लेवल पे डेडलॉक है, ये हुकूमत ही बता सकती है। तो थोड़ा उसको डिले कर दिया गया, लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगी वो मंजूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, रहनुमा PTI आतिफ हलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नसीर अहमद साहब पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कि 28वीं आईनी तरमीम में अगर NFC पर कट लगा दिया जाता है और इस तरमीम के बावजूद भी अगर कराची के मसाइल हल नहीं होते, क्या ये बात MQM को एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल अलीशा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। हमारा एजेंडा क्या है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर। अगर उसमें NSC अवार्ड की कटौती की बात करते हैं तो इस पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इस्तेमाल करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें लंगड़ा लूला निजाम ही देना है तो हम उसका बैकआउट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, असल मसला हमारे ये नहीं है कि हमें जो इख्तियारात मिले, वसाइल मिले, हम उसको खत्म करें। पीपल्स पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हमने करप्शन के जरिए इस सूबे का बड़ा गरक करना है, लोगों को सहूलियात से महरूम करना है, एहसास कमतरी में रखना है। हमारा जो एजेंडा है डोर स्टेप के ऊपर लोगों के मसाइल को हल करना है। अगर इस पर हमारे कायम रहेंगे, हम उसी तरह एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ
कि हमारे साथ जिसका वादा 26वीं आर्मी तरमीम में भी किया था और 27वीं आर्मी तरमीम के वक्त भी ये वादा किया गया था, एमक्यूएम की लोकल बॉडीज से मुतालिक तरमीम को शामिल किया जाएगा, ये हमसे वादा किया गया था। अब इंशाल्लाह वो वक्त आ गया 28वीं तरमीम में, इंशाल्लाह जो हमारा वादा, जो उन लोगों ने हमसे वादा किया है, इंशाल्लाह अलीशा आप देखिएगा इस बार हम लोग इस मार्के में हम सरखरू होंगे और पूरे सिंध की आवाम को हम खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह कि आज हमने अपनी बात मनवा दी है और इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है, आप जो इस वक्त 28वीं इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देने लगे। सही है। आतिफ हलीम साहब, केपीके के हालात जो हैं वो तो आपके सामने हैं। अब तो काबीना भी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन हालात तो जो के तू हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी भी है, काम भी नहीं किया जा रहा। लेकिन अब काबीना मुकम्मल होने के बाद आपको क्या लगता है वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा? आतिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपका माइक म्यूट है, आप काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात आप जानते हैं, किस तरीके से वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं, लेकिन अब काबीना भी मुकम्मल कर ली गई है, तो आपको क्या लगता है काबीना मुकम्मल होने के बाद काम शुरू हो जाएगा? सर आपने माइक दोबारा म्यूट कर दिया, आप ऑन कर लीजिएगा उसको। जी, काबीना का जो आप कह रही हैं, काबीना का मुकम्मल होने के बाद काम को बेहतर जरूर होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा का, मगर मसला ये है कि वो कहते हैं ना, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी समझ के उलझाई है। इशू ये है कि जो नादीदा कुव्वतें हैं वो तो काम करने आपको दे ही नहीं रही। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स और इन सब का कंट्रोल जो है वो इस्लामाबाद में जा चुका है, तो लिहाजा काबीना सिर्फ एक फिगर है और कुछ खास नहीं है। और जो काबीना है बेसिकली, अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना और पार्लियामेंटेरियंस मेरी अपनी बनाई हुई पार्टी है, मेरे ही घर में बनी थी, मगर ये इस वक्त नादीदा कुव्वतों के कंट्रोल में है। लिहाजा काबीना बढ़ भी जाए, तब को वजारतें दी भी जाए, तो हम कोई खास उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि ये डेलिबरेटली खैबर पख्तूनख्वा को आगे जाने देना नहीं चाहते, जो कि नवाज शरीफ एंड कंपनी की एक पुरानी पॉलिसी है कि पंजाब खप्पे, वो पंजाब के चक्कर में है। बहरहाल हम अल्लाह से उम्मीद जरूर करते हैं, इंशाल्लाह हम काम जारी रखेंगे और जरूर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा नई काबीना की सिलेक्शन। सर जब वफाक आपके हाथ में था तब भी सूबाई, मगर सवाल कुछ ऐसे है मेरा आपसे कि जब आपके हाथ में हुकूमत थी तब भी काबीना से फर्क नहीं पड़ता था खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, जब हमारे पास वफाक की हुकूमत थी तो हमने ये एक पहली दफा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का वजीर आजम था उसने पाकिस्तान के लिए सोचा। अगर आपने देखा हो कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब पंजाब को अपने भाई को फेवर करते हैं, इस तरह इमरान खान ने पख्तूनख्वा को फेवर नहीं किया। उन्होंने पंजाब को भी उसी नजर से देखा, कराची को भी उसी नजर से देखा। आप कराची वाले हैं, क्या आप इसके गवाह नहीं कि कराची खंडरात में किसने तब्दील किया? और कराची को अगर किसी ने बेहतर किया था और इमरान खान ने अपना हिस्सा जरूर डाला था। तो जब हमारी वफाक में हुकूमत थी, कम से कम हम ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हम बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे थे। पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड आया, आवाम को रिलीफ मिला, दहशतगर्दी खत्म हुई, कोई एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो वफाक जब हमारे पास था तब अल्हम्दुलिल्लाह सब सुकून में था। अब वफाक ना हमारे पास है और ना जो बैठे हैं उनके पास है। अब वफाक जो है वो, आपको क्या लगता है वफाक किसके पास है? वफाक सर यहूद और नसारा के कंट्रोल में है। बड़ी सीधी सीधी बात है, अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में है वफाक पूरी तरह आपका। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये बिके हुए हैं। इन्होंने, ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के आलाकार हैं। इन्होंने सिर्फ इनको इमरान खान की वो आवाज देते हैं कि जी नहीं, अगर तुम हमें हर चीज नहीं देते तो हम इमरान खान को बाहर ले आते हैं। फिर ये इन्होंने सब कुछ दे देना होता है। मुल्क कर्जदार तरीन हो गया है। 2022 का जो 50,000 रुपए था जब हमने हुकूमत छोड़ी थी, आज वो 28,000 रुपए में तब्दील हो गया है। क्या आप इस हकीकत की गवाह नहीं? क्या आप सहाफी नहीं देख रहे कि जो 50,000 रुपए तनख्वाह आपको 2022 में मिलती थी, अब आपको 2025 में वो 22 और 25,000 रुपए तक वो पैसे आ गए हैं। और अब जब पेट्रोल 50 रुपए फिर बढ़ने लगा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब कुछ और भी देख पाएंगे। बड़ी ज्यादा शदीद मुश्किलात को मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान एक शदीद मुश्किलात की तरफ गामजन है। सही। गौस साहब क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी आतिफ हलीम साहब की। गौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, मेरी आवाज आ रही है जी जी। ये लोग ना बदकिस्मती ये है कि बजाय डिस्कशन करने के ज्यादतियात पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको आर्गू करना चाहिए और पॉइंट्स देने चाहिए, बजाय इसके कि जी
वो जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो यहूद नसारा की पॉलिसी पे अमल बिल्कुल। कर रहे हैं। भाई यहूद नसारा के घर किसने शादी की है, किसकी बच्चों की माँ यहूद नसारा थे, तो ये हम इस तरह की मिसालें देने लग जाए तो ये आप आर्गू करें कि कहाँ गलती है, अपोजिशन करना ताकि कि क्या मसला क्या है, उसको कैसे हल किया जाए। लेकिन ये लोग जातियात पे आ जाते हैं, फलां यहूदी है, फलां नसारा है, मतलब तो ये तरफ को अच्छी एक पॉजिटिव तनकीद करनी कुछ चाहिए। नहीं कहते, हम कहते हैं और ये 50,000 रुपए जो IMF की कीमत थी 2022 में, आज वो IMF हो गई है। देखो ना, IMF में जकड़ा किसने पाकिस्तान को, खान साहब को जब पता चला कि मेरी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो गवर्नमेंट थी बढ़ाएंगे, उन्होंने उल्टा काम करना शुरू कर दी एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। नतीजा ये हो कि 2 साल बाद मशी असम्बली, फिर आके ईरान इराक जंग शुरू हो गई और उसके बाद फिर मसाइल शुरू हो गए। तो पाकिस्तान हम तो अपने तय अल्हम्दुलिल्लाह जितना दुनिया में वकार पाकिस्तान का बुलंद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में पहले तो कभी नहीं था। इनके वज़ीर आज़म को तो अगर सऊदी जो है वो अपने जहाज से उतार दिए, ये तो लोग एक वक्त की रोटी खाने को हैरान हैं, शहबाज शरीफ कैसे उतार दूंगा, बजाय इसके हमने वहां जाके ये नहीं बात की कि हम इमरान खान कैसे उतार देंगे, हमने वहां जाके पॉजिटिव किया, पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया, वहां पाकिस्तान पॉजिटिव तनकीद की और पाकिस्तान को बाकायदा रेस्पेक्ट दी गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पर करार जो है ना, जो इस्तकबाल देते, मतलब एक हाई क्लास जो है प्रोटोकॉल मिलता है, तो पाकिस्तान का वकार हमने बुलंद किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और आगे भी करते रहेंगे एक जिम्मेदार रवैये से। ईरान अमेरिका जंग में हमने डोल ऐसा प्ले किया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की फैन हो गई है, ऐसे ही है। तो उस पर हमें खुश होना चाहिए, हम खुश होना चाहिए। और फिर इंशाल्लाह ये जो वक्ती तौर पे हम समझते हैं जो महंगाई है ये भी खत्म हो जाएगी और फिर करेंगे। आपको बस ये एक तनकीद बराए तनकीद है, उनके पास और पॉइंट तो होते नहीं। तो जी खां आतिफ अलीम साहब, एटलीस्ट आपकी पार्टी इस बात को अप्रिशिएट तो करेगी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम हो गया है, जो कि नहीं था पहले। अलीशा किससे सवाल कर रहे हैं? आतिफ साहब आपसे पूछ रही हूँ। जी देखिए जी, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, जो इस जंग में किरदार अदा किया, वो बिल्कुल ठीक है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? 15 दिन मेरा इस्लामाबाद बंद रहा और वो कहते हैं जी हम ट्रंप के पूछ के बंद किया, और ट्रंप से पूछ के हम इस्लामाबाद को खोल रहे हैं। जबकि चीन में आप जाए, आप किस वकार की बात कर रहे हैं? आप लोग बेसिकली बुक्स पे बनाने में जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि माशी तौर पे हम कहां पे खड़े हैं, हमारी बेरोजगारी कहां पे चली गई है, हमारी सनतें बंद हो गई हैं, लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। अब माशरी वकार बेसिकली वकार से पेट नहीं भरता, सिर्फ वकार भी बढ़ना चाहिए, मुल्क का काम भी यही। हम कहते हैं कि हमारे जो खुफिया इदारे हैं इनके करने का काम यही है कि हमारे पाकिस्तान के वकार पर काम करें, ना कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इनकी सहूलतकारी पर काम करें और इनके प्रोग्रामात पर चले और पाकिस्तान की बर्बादी में खुदा ना करे अपना हिस्सा डाले। हम ये कहते हैं कि हमने आपको अमन दिया, हमने आपको एक एजेंडा दिया, रियासत मदीना बनाने का प्रोग्राम दिया, फिर 12 करोड़ लोगों ने हमें जब वोट दिए, क्या लोग नहीं समझते? क्यों फॉर्म 47 इनको निकालना पड़ा दोबारा? जब हमें वोट किसने दिया है? हम ये बात कहते हैं। अब आप जो नई चीज चल पड़ी है, जो 28वीं तरमीम, बखुदा पीटीआई बनाने वाले में मेरा हाथ है, मैं इसमें शामिल हूं। मगर मैं ये बताऊं आपको, मैं कहता हूं जी 28वीं तरमीम भी कर ले, 29वीं भी कर ले, 30वीं भी कर ले, भाई हमें अमन दे दो, आपकी मेहरबानी, हमें कारोबार दे दो, मेहरबानी, हमें रिस्क कमाने का मौका दे दो, मेहरबानी हमें। और अब तरमीम में क्या मेरी तरफ से बखुदा ये डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और ये सेक्रेटरी लोकल बॉडी और ये बल्कि सेक्शन अफसर भी जो है ये इदारों के लग जाए, हमें क्या है, मगर हमें अमन तो दो, हमें कारोबार तो दो, हमें कैसे आएगा अमन? सर गौस साहब सुन रहे हैं, आप बताइएगा जरा कैसे आएगा अमन? जवाब देना चाहूंगा। अमन देखो, ये अमन की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, तो देखो अमन कहाँ से खराब हुआ। तो हमने हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म हुई 17-18 तक, इन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने क्या कहा कि जी ये जो गुट तालिबान है इनको वापस आने दीजिए, अपने घरों में बात की जाए। अब वही तालिबान जो टीटीपी के लोग थे यहाँ पाकिस्तान में आए, अपने घरों में आए, फिर जाके वही कार्रवाई शुरू कर दी, पत्ताखोरी शुरू कर दी, दहशतगर्दी शुरू कर दी, हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बात तो वहां से खराब हुई। और उसके बाद जब तालिबान आ गए, उन्होंने आम माफी दे दी, जो गिरफ्तार
टीटीपी के लोग थे वो भी रहा हो गए, और फिर पाकिस्तान के लिए मसला मर गया हमारा। अफगानिस्तान का झगड़ा यही है कि आप लोग टीटीपी को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों पुलिस छुट्टी दे रखी है। तो ये तो सारी शुरुआत जो इनकी पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो हम देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं, बलूचिस्तान हो केपी के हो, उसमें इंशाल्लाह पूरी आप देखेंगे कि जल्दी इंशाल्लाह अमल कायम हो जाएगा। लोग समझ चुके हैं कि मुहब्बे वतन कौन है और मुल्क दुश्मन कौन है, सब कुछ समझते हैं। सिर्फ तनकीद हम नहीं कर रहे, हम तो जितना कुछ हमारे से हो सकता है। अब मरियम साहबा ने जो पंजाब में कितना डिलीवर किया है, कितनी सहूलतें मुयसर की हैं, बच्चों को किस तरह कब किया है, बच्चों को किस तरह आप अपने कर्जे की हद को देखिए, आप पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जा चुके हैं कर्जे की हद में। क्या डिलीवर किया है आपने? मेरी नस्लों को कर्जदार करना हम इसे कहते हैं। आप और हमने यहाँ रहना है, हमारी कब्रें यहाँ होनी है। देखो आपने जी नसीर साहब बोलिए। 2 साल तक कर्ज नहीं लिए जितने आपने अपने दौर में 3 साल में कितने कर्ज लिए आपने, कितने अरब लिया? 36 अरब, ठीक है ना, 36 अरब डॉलर आपने कर्जे लिए 2-3 साल के अंदर। और आप ही अपने गिरबान में जरा झांका करें ना, दूसरों पर तनकीद तो आप कर सकते हैं। हमने 36 अरब डॉलर में से 8-9 अरब डॉलर को वापस कर्जा भी किया है, और ये कर्जे रीशेड्यूलिंग के लिए लिए हैं, जो कि हमारी हमने इससे ज्यादा वापस किया है। हमने इससे ज्यादा वापस किया है। हमने से हर कोई वापस करता है और वापस करना होता है। लेकिन देखो मुल्क जब तक मुल्क में अमन नहीं होता, सियासी इंतशार खत्म नहीं होता, इन्वेस्टमेंट। अब देखो दुबई क्या हाल था, दुबई कहाँ था, आप कहाँ गया, वजह क्या है कि वहाँ जब से जंग शुरू हुई सारा वहाँ पैसे निकल गया, वहाँ सारा 2-4 होते हैं जो कर्जे आपने वापस किए हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप इसी पाकिस्तान में हैं जो 2022 में गवर्नमेंट हमने छोड़ी है। उस वक्त 50,000 रुपए की कीमत जो है अब के 22,000 रुपए बन गए हैं। आप प्लीज 2 और 2 4 कहें, 2 और 2 22 ना कहें। मेरे भाई बस तो इंटरनेशनल हालात भी तो देखे ना, जंग शुरू हो गई इस वक्त आप पाकिस्तान हो रहा है। जी नसीर साहब आप बात मुकम्मल करें अपनी। नसीर साहब अलीशा, ये दोनों मेरे मेहमान काबिल एहतराम है। आतिफ साहब की बात को मैं ऑन करूंगा। मुझे एक बात बताएं, आज इनको दर्द उठ रहा है इस कौम का, आज इनको दर्द उठ रहा है इस मुल्क का। इनके पास भी 3.5 साल की इनको मोहलत मिली। इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया सिवाय बेड़ा गर्क करने के, यूथ को तबाह करने के, यूथ को गलत रस्तों पर लगाने के। मैं ये समझता हूँ कि आतिफ साहब अभी मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा ना। जी। अब मुझे बताएं 3.5 साल के अंदर आप अपने कोई 10 प्रोजेक्ट बता दें इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने इस मुल्क को डिलीवर किए हों, सिवाय एहसास कार्ड और एहसास प्रोग्राम के अलावा इनके कौन से कारनामे। चलो छोड़ो, और मैं दूसरे मुल्कों की बात, दूसरे सूबों की बात छोड़ता हूं। मैं कराची के लिए उन्होंने क्या किया मुझे बताएं। कराची के अंदर उन्होंने इतनी जहमत नहीं की इस वज़ीर आज़म ने कि एक दफा आके कराची का दौरा किया इन लोगों ने। बड़ी बेशर्मी की बात है, जिस मुल्क के रेवेन्यू, जिस सूबे के रेवेन्यू पूरे मुल्क को पाल रही है, जिस शहर का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, उसके साथ तोतेली माहौल और सलूक किया इन लोगों ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा महर ना रखे। 3 साल पूरा इनको मिला है, पूरा टाइम इनको मिला है, पूरे खैरात इनको मिले, और उनको बाद में इनको मीर जाफर मीर खादर याद आ रहे। इन्होंने फौज के खिलाफ हर्राजाई की है, इन्होंने फौज का मोराल डाउन किया, इनको शर्म नहीं आती है। मेरे बुजुर्ग की बात मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगती करने को। इन्होंने अब जब लकीर पीटने से फायदा नहीं है, अल्लाह ने आपको पूरा मौका दिया था। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म कर देते, आज एमकेएम की साजों को खत्म कर देते। आपने नहीं किया, लोगों की आप उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सके, सिवाय कर्जों में। जो कल तक कहते थे कि हम कशकोल नहीं लेके फिरेंगे, सबसे पहले कशकोल आपने उठाया। फिर जो मुल्क उस वक्त तक उनकी हुकूमत में जो कर्जे थे, जब आप मुल्क से उतरे उससे कई गुना ज्यादा कर्जे डूबा मुल्क देके गए। कहाँ ये किन की बातें कर रहे हैं, इनको जरा से भी एहसास नहीं है। इनको मैं ये समझता हूँ कि ये एहसास कमतरी का शिकार है। ये समझते हैं कि बानी पीटिया आएगा और जादू की छड़ी चलाएगा। और भाई लोगों के जहन से खुमार उतर चुका है ये। अब लोगों को समझ आ चुकी है कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं भागना। आज कहाँ है वो जो इनके वफादार कोई है इनके साथ खड़ा हुआ। सबको नजर आ गया है कि इनके साथ जो चोर मिले हुए थे। आतिफ साहब क्या कहेंगे? नसीर साहब का तो यही कहना है कि लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे भागना छोड़ दिया, अब लोगों को हकीकत नजर आ गई है। कोई ऐसे 10 प्रोजेक्ट गिनवा दे जो कि पीटीआई की दौरे हुकूमत में बनाए गए हों। देखिए जी, मैं नसीर साहब को मैं सिर्फ यही कहूंगा, एक तो मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी, मगर आखिर में मैंने सुना। हमारे साथ अगर लोग नहीं हैं तो भाईजान छोड़ दो ना हमारे भाई बंदे को बाहर।
हमारे साथ इलेक्शन में मुकाबला करो। हमारे पास वो तरीका नहीं है कि हमारे पास वट नहीं है कि हम शीशे तोड़वाएं और गाड़ियां तोड़वाएं। आप हमारे बंदों को तोड़ रहे हैं, आप हमारे बंदों को उठा रहे हैं, आपने हमारे ना जाए उसको जेल में रखा हुआ। नसीर साहब सुन लेते हैं, आतिफ साहब को सुन लेते हैं। जी आतिफ साहब। आप हमारे साथ अगर हमने को डिलीवर नहीं किया तो अवाम हमें सेलेक्ट नहीं करेगी। लोग हमें क्यों सेलेक्ट करते हैं? आप अभी भी हमारा निशान क्यों छीन रहे हैं? किसी भी बाई इलेक्शन में आपने हमसे जीत दी, हम जीतते हैं, रात को 2 बजे हम हार जाते हैं फॉर्म 47 में। हमें और लीड कितनी होती है? अभी अपने हजारा के इलेक्शन में देखो, उमर अयूब की बीवी को हमने टिकट दिया, जबकि पीटीआई नहीं चाह रही थी उसकी बीवी को टिकट देने के। इमरान खान के वाज़ेह अहकामात थे कि उसकी बीवी को टिकट नहीं देने, बावजूद उसको टिकट दिया गया, क्योंकि बाहर के लोग भी कंट्रोल्ड हैं। मगर उसके बावजूद उसके 1,10,000 वोट थे और आपके पीएमएलएन के वोट जो थे वो 14,000 थे, जबकि बाद में उसको 40 कर दिया गया, हमें 12,000 पे ले आए। हमें अवाम चाहती है, अवाम को पता है, अवाम का तासुब। देखिए, आप कुछ कंट्रोल लोग हैं, बेसिकली रिमोट कंट्रोल लोगों के, और ये जो पार्टियां चल रही हैं इनके साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 और 2 22 कहते हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए, माशरी तौर पे आपने मुल्क का दिवालिया कर दिया है। डॉलर, पेट्रोल, अभी एक पूरी दुनिया में पेट्रोल। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, आज 3 साल के बाद इंडिया में 3 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा है। सही। हम और इंडिया तो एक ही जगह आजाद हुए ना, बल्कि हम 14 अगस्त को आजाद हुए। 3 रुपए लीटर 3 साल के बाद उनका पेट्रोल बढ़ा है। तो क्या हमारा पेट्रोल कहां से आ रहा है? जबकि पूरे कराची में ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। बिकता है कि नहीं? आप इसके गवाह हैं। उस पे तो टैक्स भी नहीं है, वो तो 3 रुपए और 5 रुपए लीटर में पाकिस्तान में लैंड करता है, पाकिस्तानी रुपयों में। बावजूद इसके आप हमें 400 रुपए लीटर बेच रहे हैं। आखिर ये पैसा कितना खाएंगे? आपका आखिर कितना बड़ा कुआं है जो आपको नहीं भरेगा? ये कब्र में लेके जाएंगे आखिर अवाम को। आखिर आपने कितना रुसवा कराना है? आप देखें, 2 नौकरियों से किसी का घर का चूल्हा नहीं जल रहा, सहाफियों को सहाफियों के पैसे नहीं मिल रहे, मीडिया हमारा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। क्या इस गवर्नमेंट में जो हुआ है ये कभी हमने पहले इसके गवाह थे? कैसी बात आप लोग करते हैं? क्यों आप लोग चश्मे पहने हुए हैं? क्या आप लोगों को मौत का डर नहीं? आप रोजे महशर को जवाब नहीं देंगे कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं? बखुदा इन घरों में हम नहीं बैठ सकेंगे जब गरीब ने हमारे गिरबान पे हाथ रखा। तो कराची में लोगों के रहने की जो हालत है, क्या इसके जिम्मेदार आप लोग? इमरान खान है। 75 साल में हमने वहां हुकूमत की है। सही, आप लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं और आपके हुक्मरान इसके जिम्मेदार हैं। आपका पॉइंट आ गया आतिफ साहब। गौस साहब, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आया, लोग आज तक हमें वैसे ही चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे। आप हमारे बंदे को छोड़ दो, देन अब हमारी पॉपुलैरिटी देख लेना, इंतखाबात में हमारा मुकाबला करो। हमारे किसी एक छोटे से बंदे को ले, हम उसे टिकट देते हैं, वो बंदा कैंपेन भी नहीं करेगा और मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन जीत जाएगा। सही है आतिफ साहब, सुन लिया है। मेरा सवाल गौस साहब से है। देखो, पॉपुलैरिटी की ये बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे बंदे को बाहर निकालो। आपके बंदों को पर केस हैं और 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो शखाना के केस हैं। वो अदालतों को अदालतों ने आपको रिहा करना है। अदालतों ने केस अगर अदालत नहीं सुनी, दोबारा अदालतों के पास जाओ, उसे सीनियर अदालत के पास जाओ, कानूनी तरीका अपनाओ। ये जो आप थ्रेट करते हैं इस किस्म की चीजें और आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आप अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। आपको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपके एटीट्यूड की वजह से नहीं मिल रहा। आप जाके तो मतलब है, अगर चार बंदे मिलने गए हैं इनके बानी को और फिर 4 के 4 ने अलग स्टेटमेंट दी है और उसने आग लगाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इनकी मुलाकातें मेरे ख्याल में महदूद हो गई हैं। अब देखो, एक दफा इनकी बहन लिख के इजाजत दी गई तो उन्होंने फिर आर्मी चीफ के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ एक बहुत बड़ा सख्त ट्वीट किया जो कि मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद बेटे इसको मिलने आए तो वहां जाके साहबी को इंटरव्यू दिया, वहां उन्होंने जजेस को गालियां दी। अब जहां आप जजेस को गालियां देंगे, फील्ड मार्शल को गालियां देंगे या फिर ये तवक्को करेंगे कि आपको रिलीफ मिलेगा? नहीं, आप दीवार से टकरे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप आवाम को छोड़ो यार, पॉपुलैरिटी को आगे ले गए। आप 3.5 साल में क्या कर गए? पाकिस्तान के हमारे बारूदी सुरंगें बिछा गए, हमारे मुशीयत की मिजाज में न कोई आपके पास टीम था। आपने आते ही एक इनका जो बड़ी तोप थी, एक जी वजीर खजाना मुकर्रर किया था असद उमर को, और 6 महीने बाद उसको फारिग कर दिया। और फिर आई एक वर्ल्ड बैंक से बंदा मंगवा के, हफीज शेख या कौन बला था, उसको मुल्क उसके हवाले कर दिया। हमें IMF का आप ताने देते हैं और आपके पास कोई एक बंदा है ही नहीं। सारे किसी चीज में को आपने तरक्की की, एक एहसास कार्ड फलान सिर्फ कह कि जो बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम था उसका नाम चेंज कर दिया, कोई भूखा न सोए, शेल्टर होम जी आरी तौर पर टेंट लगा दिए। इसके अलावा आपने किया क्या है?
नौजवानों को खराब किया है, नौजवानों को कोई लैपटॉप दिया आपने, कुछ कोई एक काम तो पता है ना कि आपने मुल्क बच्चों के लिए कुछ किया है, मुल्क की मईशत के लिए आपने कुछ किया है। सही। हमारे दौर में और इन्होंने तो मतलब ऐसी पॉलिसी इख्तियार की है कि बाहर से रिमिटेंस जो है, कि बाहर से जो रिमिटेंस है वो खत्म है। बाहर से आपने तो पाकिस्तान दुश्मनी में आप लोग पाकिस्तान दुश्मनी इतने आगे चले गए हैं कि उसको गद्दार कहते हैं, कुछ अपने गिरबान में झिकते नहीं। ठीक है सर, आप दोनों के पॉइंट मेरे पास आ गए हैं। रहनुमा पीटीआई आतिफ अलीम साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान नसीर अहमद और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मियां गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमसे तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सच की तलाश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।